हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे फिर एक बार पाकिस्तान हुआ बेनकाब। हाफिज सईद के आतंकी हेडक्वार्टर पहुंचा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का करीबी। दोस्तों बताएंगे क्या है नया प्लान, क्यों आखिरकार इन आतंकवादियों का दिया जा रहा है सरकार के द्वारा समर्थन। दोस्तों आखिर क्यों पाकिस्तानी पीएम शहबाज के इस करीबी मंत्री को करना पड़ा हाफिज सईद से मुलाकात, क्यों पहुंचे हाफिज सईद की शरण में, सबसे पहले आपको बताएंगे। तो वहीं दोस्तों इधर हाफिज सईद को लेकर ऐसी खबर, इधर भारत ने चल दी शतरंज वाली नई बड़ी चाल, पाकिस्तान की साजिश नाकाम। दोस्तों अब फड़फड़ा नहीं पाएगा बांग्लादेश। जी हां, बताएंगे क्या कदम उठाया अपने भारत ने। इसी बीच चौंका देने वाली खबर आपको बताएंगे, भारत आने वाले हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जी हां दोस्तों, ये खबर ना तो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, ना ही हम आपको कुछ बता रहे हैं। ये बात दोस्तों खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है भारत आने को लेकर। जी हां, बताएंगे ट्रेड वार्ता के बीच खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत आने को लेकर क्या कहा। दोस्तों साथ ही साथ बताएंगे नहीं सुधर रहा पाकिस्तान, युद्ध विराम के बीच अफगानिस्तान में दाग दिए गोले। दोस्तों फिर एक बार अफगानिस्तान पर कर दिया बड़ा हमला, सीज फायर तोड़ आम नागरिकों को बना दिया निशाना, जिसके जवाब में तालिबानियों ने भी की गोलीबारी। दोस्तों बताएंगे क्या है अभी की स्थिति। इतना ही नहीं, आपको बताएंगे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी रच दी बहुत बड़ी साजिश शेख हसीना को लेकर। आज जो ये साजिश की जानकारी आप सुनेंगे वाकई में चौंक जाएंगे दोस्तों। और बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर क्या रही खबरें, क्या रही पूरे दिन की खबर, अनुमान बताएंगे आपको इन वोटिंग को लेकर किसका खुल सकता है ताला। दोस्तों आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मानते हैं कि भारत के खिलाफ भारत के दुश्मनों का मंसूबा कभी पूरा नहीं होने वाला और भारत इनके मंसूबों को विफल करने के लिए अलर्ट खड़ा है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद के साथ साथ मेरा भारत महान जरूर कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहले सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोगी या यूं कहे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का करीबी मंत्री आतंकी हाफिज सईद की शरण में पलक पावड़े बिछाकर हुआ स्वागत। बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोगी ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद से जुड़े एक संगठन के कार्यालय का दौरा किया। इससे पाकिस्तान की आतंकवाद परस्त नीति एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई। हालांकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम कर खुद को आतंकवाद का पीड़ित देश बताने का ढोंग करता है, जबकि सच्चाई यह है कि आज पूरी दुनिया में फैले आतंकी नेटवर्क के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान वही देश है जहां अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था। यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे अधिक संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकवादी रहते हैं। खैर ये बात तो सबको पता है, लेकिन आपको बता दे जो आज अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है दोस्तों, वो यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी सहयोगी मंत्री तलाल चौधरी ने बृहस्पतिवार को 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उद दावा की राजनीतिक शाखा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नेताओं से शिष्टाचार भेंट की और फैसलाबाद स्थित अपने कार्यालय में उनसे मुलाकात की। सीनेटर और गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर फैसलाबाद स्थित PMML हाउस का दौरा किया, जहां राजनीतिक दल के नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा को शहबाज सरकार द्वारा सईद के राजनीतिक संगठन को स्पष्ट समर्थन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद आतंकवाद के वित्त पोषण के कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2019 से लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है। PMML के एक बयान के मुताबिक चौधरी ने अपनी यात्रा के दौरान पार्टी नेतृत्व के साथ व्यापक चर्चा की। सवाल यह है कि हाफिज सईद के कार्यालय क्यों पहुंचे पाकिस्तानी मंत्री। हाल के वर्षों में किसी संघीय मंत्री का PMML मुख्यालय का यह दौरा है, यानी पहला दौरा है। इससे पहले पंजाब विधानसभा अध्यक्ष मलिक अहमद खान ने कसूर जिले में PMML की एक रैली में भाग लिया था, जहां उन्होंने सईद की सराहना की थी। मई में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान भारत तनाव के बाद PMML सरकारी संरक्षण में तेजी से एक्टिव है और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम
दे रहा है और इसको भी कुछ इसी प्रकार से माना जा रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से रिपोर्ट जारी की गई है उससे इस दौरे को लेकर राजनीतिक और मीडिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञ इसे शहबाज शरीफ सरकार की हाफिज सईद के संगठन के प्रति नरमी और समर्थन के रूप में देख रही है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें भी इस मामले पर टिकी हुई है। उनका मानना है कि यह कदम आतंकवादियों के राजनीतिक नेटवर्क को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि पाकिस्तान में कुछ राजनीतिक दलों ने इस दौरे की आलोचना भी की। उनका कहना है कि इससे आतंकवाद के खिलाफ सरकारी प्रतिबद्धता पर सवाल उठ सकते हैं, जैसा कि उठता दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऐसे में आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक सरकार का मंत्री आतंकवादी से मिलने जाता है, इससे बुरी बात, इससे बड़ी चौंका देने वाली बात अगर आप भी मानते कोई और नहीं हो सकती। और इससे क्लियर दिखाई दे रहा है कि कैसे पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों से अब खुले तौर पर सांठगांठ कर रही है। तो दोस्तों अपनी राय देना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर इधर भारत ने भी चल दी शतरंज वाली बड़ी चाल, पाकिस्तान की साजिश नाकाम, बांग्लादेश का फड़फड़ाना हो जाएगा बंद। दोस्तों भारत ने बांग्लादेश से लगी अपनी संवेदनशील सीमा पर 3 नई सैन्य चौकियां गैरीसन स्थापित की है। दोस्तों इस कदम को भारत की सुरक्षा नीति में एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है, खासकर उस समय जब दिल्ली को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते संबंधों पर चिंता है। जी हाँ, नई चौकियां धुबरी के पास बामूनी, किशनगंज और चोपड़ा में बनाई गई है। ये अब पूरी तरह चालू हो चुकी है और सेना व सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के लिए फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेंगी। इनका उद्देश्य 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा में मौजूद सुरक्षा खामियों को भरना और किसी भी संभावित घुसपैठ या आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। दोस्तों ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब रणनीतिक दृष्टि से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हुई है। मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा यह इलाका, जिसे अक्सर चिकन नेक कहा जाता है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देश से जोड़ने वाली एकमात्र कड़ी है। यहाँ किसी भी तरह की बाधा भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देश से अलग कर सकती है, जिससे सैन्य आपूर्ति और अरबों के व्यापार पर असर पड़ सकता है। भारत ने इस इलाके में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई चौकियों को अपनी सीमा आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा बनाया है। इस फैसले का समय भी खास मायने रखता है। कुछ ही हफ्ते पहले बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने ढाका में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी। पाकिस्तान के संयुक्त चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा ने यूनुस के उनके यमुना आवास पर मुलाकात की थी। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई थी। भारत में इन बैठकों को केवल कूटनीतिक औपचारिकता के रूप में नहीं देखा जा रहा। सूत्रों के मुताबिक इस तरह की रावलपिंडी ढाका वार्ताओं का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, जो दिल्ली की सुरक्षा नीति के लिए चिंता का विषय बन सकता है। ऐसे में भारत का ये कदम मील का पत्थर को तोड़कर आगे निकलने जैसा माना जा रहा है कि अपने भारत ने शतरंज वाली चाल चल दी। दोस्तों पाकिस्तान के हर एक मंसूबों को नाकाम करने के लिए अपना भारत सारे तरीके अपनाता दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात कर लेते हैं, बेहतरीन खबर की, जिसे जानकर आप भी कहेंगे आखिरकार ऊंट आ ही गया पहाड़ के नीचे। जी हाँ, बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत आ सकते हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान खुद इसके संकेत दिए हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत पटरी पर है और वे इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार बात कर रहे हैं। ट्रंप ने इस दौरान एक बार फिर ये दावा कर दिया कि भारत अब रशिया से तेल खरीदना बंद कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अगले साल भारत आने की योजना भी बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने मोदी को अपना महान दोस्त बता दिया और कहा कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने इशारा किया कि ऊर्जा आयात पर वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच समझौता बढ़ रहा है। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं, हम इस पर विचार करेंगे और मैं वहां जाऊंगा। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है, जो उनके प्रशासन द्वारा रूसी ऊर्जा खरीदने
करने वाले देशों पर कड़ी कार्रवाई के अनुरूप है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अगले वर्ष भारत की यात्रा की योजना बना रहे तो राष्ट्रपति ट्रंप ने जवाब दिया, हाँ हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने का संकेत है। ट्रंप और मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की प्रशंसा भी दिखाई देती है। भारत दौरे की योजना से ये साफ है कि दोनों देश व्यापार, ऊर्जा और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको याद होगा बुधवार को व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने इससे पहले द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए ट्रंप की प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी और भारत को अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया था। नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान का फिर अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, सीज फायर तोड़ आम नागरिकों को बनाया निशाना। जवाब में तालिबान ने भी दाग दिए गोले। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों ने अफगान के स्पिन बोल्डक इलाके में गुरुवार शाम करीब 5 बजे गोलीबारी कर दी। अफगान मिलिट्री सोर्स ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पाक सैनिकों ने भारी हथियारों से आम नागरिकों को निशाना बनाया। फिलहाल हताहतों की जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से भी जवाबी हमले किए गए हैं। ये झड़प ऐसे समय पर हुई जब गुरुवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तुर्की में तीसरे दौर की शांति वार्ता होनी है। दोनों पक्षों ने 19 अक्टूबर को कतर में युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पिछले सप्ताह तुर्की में हुई दूसरी वार्ता का दूसरा दौर बिना किसी समझौते के खत्म हो गया था। आज की बातचीत भी तुर्की और कतर की मध्यस्थता में हो रही है। यानी कि दोस्तों, आप इस खबर से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सुधरने वाला नहीं, उसके दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहने वाली है। और ये बात तालिबान भी बहुत अच्छे से समझता है दोस्तों। इसीलिए तालिबान के सर्वोच्च नेता ने पहले ही बड़ा आदेश दे दिया था जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को धमकी दी थी कि तालिबान पर हमला किया जाएगा। ऐसे में सर्वोच्च नेता ने भी पाकिस्तान के आगे झुकना नहीं है जैसा दे दिया था बयान। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अंखुतजादा ने अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात को पाकिस्तान के सामने न झुकने का आदेश दिया और उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ होने वाली चर्चाएं ईमानदारी से होनी चाहिए। अगर ईमानदारी से नहीं होती है, जैसे होती है वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के हुक्मरानों के आगे नहीं झुकना होगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां इधर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रची बड़ी साजिश, अध्यादेश के जरिए पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा देने की तैयारी। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बड़ी साजिश रच दी है। मोहम्मद यूनुस की कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को एक ऐसे नए अध्यादेश को मंजूरी दी है जिसके जरिए अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना समेत उनके करीबी 15 सैन्य अधिकारियों को मौत की सजा देने की गुप्त तैयारी में है। यह अध्यादेश ऐसे समय आया है जब बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 15 सेवारत सैन्य अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर मुकदमा चल रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने सलाहकार परिषद द्वारा मसौदे को मंजूरी दिए जाने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ये एक ऐतिहासिक कानून है जो कि सुनिश्चित करेगा कि देश में जबरन गायब होने की घटनाएं फिर कभी ना हो। अंतरिम सरकार द्वारा अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसको अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अप्रूवल की यानी स्वीकृति का इंतजार है। तो वहीं दोस्तों, मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव ने उगला सच, क्या दिल्ली में बैठी शेख हसीना की बांग्लादेश सरकार करवा रही है जासूसी। दरअसल बांग्लादेश की सरकार दिल्ली में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की जासूसी करवा रही है। ये सच खुद मोहम्मद यूनुस सरकार के प्रेस सचिव ने मीडिया को बताया। प्रेस सचिव शफीकुल आलम का कहना है कि शेख हसीना की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसके लिए स्पेशल मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। द डेली स्टार खबर के मुताबिक शफीकुल ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दिया है। आलम ने लीग के कार्यकर्ताओं से शेख हसीना से दूरी बनाने के लिए कहा है। यानी एक तरफ पीएम शेख हसीना को मौत की सजा दिलाने की तैयारी की जा रही है, साथ ही साथ शेख हसीना की जासूसी भी की जा रही है। दोस्तों, अगली खबर बताते हैं, रशिया ने वेनेजुएला को आखिर क्या भेज दिया कि सहम गया अमेरिका। अब F-22 से हमले के पहले कई बार सोचेगा ट्रंप। दोस्तों, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। रशिया वेनेजुएला संबंधों में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल अमेरिका से तनाव के बीच रशिया ने वेनेजुएला के आसमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। उसने इसके लिए 2 शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टमों को वेनेजुएला में तैनात कर दिया है। ऐसे में अब वेनेजुएला पर हवाई हमले को लेकर अमेरिका को और ज्यादा
सतर्कता बरतनी होगी। इससे पहले अमेरिकी लड़ाकू विमान और मिसाइलें आसानी से वेनेजुएला के जल क्षेत्र में नौकाओं पर हमले कर रही थी, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसे मिशन को अंजाम देने से पहले लंबी तैयारी करनी होगी। अमेरिका ने वेनेजुएला के नजदीक F-22 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। दोस्तों, एक आधिकारिक रूसी मीडिया आउटलेट को दिए इंटरव्यू में एक उच्च पदस्थ रूसी सांसद ने खुलासा किया है कि रशिया ने वेनेजुएला को एयर डिफेंस सिस्टमों की सप्लाई की है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि रूस भविष्य में वेनेजुएला को बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें भी दे सकती है। ये घटनाक्रम क्षेत्र में मादक पदार्थों के तस्करों और वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी सेना की बढ़ती तैनाती के बीच हुआ है। दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, भारतीय नेवी को मिला INS इक्ष्क, तेजी से देगा आपदा राहत अभियानों का अंजाम। दोस्तों, इंडियन नेवी को अपना तीसरा सर्वे वेसल मिल गया है। ये सर्वे वेसल लार्ज यानी SVL श्रेणी का तीसरा जहाज है। इसका नाम INS इक्ष्क रखा गया है। इससे नेवी की हाइड्रोग्राफिक और समुद्री क्षमता बढ़ेगी। INS इक्ष्क को नेवी में शामिल करने के कार्यक्रम में जहाज के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन त्रिभुवन सिंह ने कमीशनिंग वारंट पढ़ा, जिसके बाद राष्ट्रीय ध्वज के साथ नेवी का झंडा फहराया और इस जहाज के क्रू की तरफ से औपचारिक सलामी दी गई। जहाज में कमीशनिंग पेनेंट भी फहराया गया, जो ये दर्शाता है कि यह जहाज सक्रिय सेवा में है और यह तब तक फहराता रहेगा जब तक जहाज सेवा में है। दोस्तों, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने कहा कि यह जहाज भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाने और रणनीतिक पहुंच को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। ये एक सर्वे जहाज के रूप में काम कर सकता है। साथ ही बता दें, क्या ट्रंप को लगेगा झटका और दुनिया को मिलेगी राहत? टैरिफ पॉलिसी पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिए सवाल। बता दें, जिनको नहीं पता, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के साथ वैश्विक व्यापार जगत में मची उथल पुथल के बीच गुरुवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ। बुधवार की हियरिंग में जजों ने टैरिफ को लेकर ट्रंप की कानूनी अधिकारिता पर सवाल उठा दिए। कोर्ट का यह रुख ट्रंप के सपोर्ट में नहीं देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है। 5 नवम्बर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई शुरू हुई, जिसमें ज्यादातर जजों ने ट्रंप के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले निचली फेडरल कोर्ट ने टैरिफ को लेकर फैसला सुनाया था कि ट्रंप के पास अमेरिका के कई व्यापारिक साझेदारों से आयात पर टैरिफ लगाने और कनाडा, चीन और मैक्सिको के उत्पादों पर फेंटानिल टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार है ही नहीं। निचली कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इस मुद्दे पर अंतिम फैसला कुछ दिनों में आ सकता है। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां वहीं G20 सम्मेलन में नहीं होंगे शामिल ट्रंप। कहा, दक्षिण अफ्रीका को तो इसमें होना ही नहीं चाहिए था। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो इस महीने के आखिर में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप ने बुधवार को मियामी में अमेरिकी बिजनेस फोरम में कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका में G20 की बैठक है। साउथ अफ्रीका को तो अब G20 में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो वहां जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैंने उनसे कह दिया है कि मैं नहीं जा रहा हूं। मैं अब वहां अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करूंगा। उन्हें वहां नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ बता दें, क्या जनरल मुनीर बेच रहे हैं अपनी सेना के जवान? कीमत भी कर दी तय। रिपोर्ट में बड़ा दावा। दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान से हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिस पर शायद आपको भी यकीन ना हो। हाल ही में पाकिस्तान की एक जानी मानी पत्रकार ने दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना को पैसों के बदले बिक्री पर रख दिया गया है। पत्रकार का दावा है कि पाकिस्तान गाजा में शांति सेना के हिस्से के रूप में अपने सैनिकों को भेजने के लिए इजराइल के प्रति सैनिक $10,000 की मांग कर रहा है। गौरतलब है कि गाजा शांति समझौते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया था, जिसके तहत गाजा में एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी ISF के गठन का जिक्र था। इसके तहत कुछ सैनिकों को तुरंत गाजा में तैनात किया जाएगा। ट्रंप की योजना के मुताबिक ये सैनिक फलस्तीनी सैनिकों की मदद करेंगे। इसके अलावा ये सैनिक इजराइल और मिस्र के साथ मिलकर सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में मदद करेंगे। ये भी तय किया गया कि ISF का गठन अरब और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर किया जाएगा और गाजा में कोई अमेरिकी सैनिक मौजूद नहीं होगा। इस शांति सेना को समर्थन देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। दोस्तों, इसके बाद अक्टूबर के अंत में देश में हुई उठापटक के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया था कि प्रस्तावित शांति सेना के हिस्से के रूप में देश के कुछ सैनिकों को गाजा भेजा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान इस समझौते के तहत गाजा में 20,000 सैनिक भेजेगा। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अस्मा शिराज ने दावा किया है कि आसिफ मुनीर ने गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती के लिए प्रति सैनिक $10,000
$1,000 यानी करीब 8,86,000 रुपए की मांग की थी। जी हाँ, ऐसे में इस पोस्ट के सामने आने के बाद वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी तय मानी जा रही है। ये पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करता है। साथ ही इस कदम से इस पर संदेह भी पैदा हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ एकजुटता का ढोंग महज करता है या फिर रियल में सपोर्ट दे रहा है। हालांकि इसके पीछे ढोंग ही नजर आ रहा है दोस्तों, और वो सेनाओं को लेकर बिजनेस करता नजर आ रहा है दोस्तों आसिम मुनीर। यानी कि आप कह सकते हैं कि इतने रुपए में जनरल मुनीर ने बेच दी पाकिस्तानी सेना के जवानों को, यानी पाकिस्तान आर्मी फोर्स। जी हाँ, आप लोग कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा इस मुद्दे पर दोस्तों। नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान में पंजाब तक पहुंचे टीडीपी के आतंकवादी इस्लामिक निजाम का क्या ऐलान। कह दिया जिहाद की आग में इस्लामाबाद को जला देंगे। जी हां, आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पंजाब पहुंचकर पूरे पाकिस्तान को आग में जलाने की धमकी दी है। दोस्तों, टीडीपी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। दावा किया गया है कि यह वीडियो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का है। इस वीडियो के जरिए टीडीपी ने पाकिस्तान में इस्लामिक निजाम लाने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित तौर पर पंजाबी मूल के टीडीपी सदस्यों को दावा करते देखा जा रहा है कि वे अब पंजाब प्रांत के भीतर मौजूद हैं। जी हां, इन आतंकवादियों ने इस्लामाबाद समेत कई शहरों में हमलों की धमकी दे दी, जिसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। दोस्तों, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के कान खड़े हो गए। साथ ही बता दें, जेलेंस्की ने ऊर्जा ढांचों को बनाया युद्ध का मोर्चा, रशिया की तेल रिफाइनरी पर किया बड़ा अटैक। दोस्तों, कई कोशिशों के बावजूद रशिया यूक्रेन के बीच जंग अभी भी रुक नहीं पाई। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे रणनीति जरूर बदल रही है। शुरुआत में दोनों देश लगभग खाली और ऊंची बिल्डिंग को निशाना बना रहे थे, फिर लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। वहीं अब रणनीति में बदलाव कर दोनों देशों ने ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में यूक्रेन ने बुधवार को रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर भीषण ड्रोन हमला कर दिया। दोस्तों, यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने रशिया के वोल्गोग्राद क्षेत्र की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया है। ये रिफाइनरी 3 महीनों में दूसरी बार निशाने पर आई है। अगली खबर बता दें, बिहार में आज तक नहीं हुआ इतना मतदान। आखिरकार ये 10% ज्यादा वोट नीतीश को बचाने के लिए था या फिर तेजस्वी को लाने के लिए था, बता दें। दुनिया को लोकतंत्र देने वाले बिहार की धरती ने चुनावी इतिहास रच दिया है। पहले चरण की 121 सीटों पर 64.66% मतदान की रिपोर्ट आ चुकी है, जो अब और बढ़ने वाली है क्योंकि 3000 से ऊपर बूथ का अंतिम नंबर नहीं आया है। आजादी के बाद 1952 में हुए पहले चुनाव से अब तक ना तो लोकसभा में और ना ही विधानसभा के चुनावों में कभी 64.66% वोट बढ़ा था। अंतिम नंबर आने के बाद वोट परसेंट और बढ़ेगा, जिसमें आज तक का समय लगेगा। 18 जिलों में 3,75,00,000 मतदाताओं में लगभग 65% वोटरों ने आज वोट डाला है। यानी कल लोकसभा और विधानसभा के पिछले चुनाव से लगभग 10% ज्यादा वोटिंग से एनडीए सरकार चला रहे सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ने की स्वाभाविकता और ज्यादा बढ़ गई है। या तो दोनों खुश नजर आएंगे या दोनों अपनी अपनी चिंताओं को बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये 10% की बढ़ोतरी जो हुई है वो नीतीश कुमार को बचाने के लिए हुई है या फिर तेजस्वी को लाने के लिए? आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं आपकी क्या है राय। लेकिन वाकई में इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने सबको चौंका कर रख दिया है दोस्तों। वहीं मोदी जी ने भी कह दिया कि पहले चरण की वोटिंग में एनडीए को भारी बढ़त मिलेगी। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।